ऐसे कब तक काम चलेगा? ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। थोड़े ही टाइम बाद सर्दियां आने वाली है। ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पहनने के लिए। लखन एक जमींदार के यहाँ पे मजदूरी का काम किया करता था। दूसरी ओर शालिनी एक सेठ के घर पर साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती थी। दोनों का जैसे तैसे काम चल रहा था। फिर एक दिन सर्दियां आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। राजू की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे हम। इस बार तो क्या करूं मैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। राजू की स्कूल की फीस, हमारे खाने के पैसे, सब कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये पैसे कहाँ से आएंगे। अब हम अपना काम कैसे चलाएंगे? देखो, मैं रात को सेठ के पास से पैसे मांग के देखता हूँ। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। वैसे तो हर साल ही बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। इस साल तो लगता है जैसे कि बलदेवपुर में बर्फ़ ही गिर जाएगी। -2 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया था। सभी लोग ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तुम्हें पता है शालिनी, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि काम पर भी जाने की इच्छा नहीं होती है। बाहर निकलते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। काम नहीं होता फिर इन हाथों से। कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा और सर्दी से बचकर रहिएगा। शालिनी से अलविदा लेकर लखन अपने काम की तरफ चल देता है। उधर शालिनी भी राजू को खाना देकर अपने सेठ के पास काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही शालिनी वहां पे पहुंचती है, सेठ उसे देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि शालिनी आज फिर लेट आई थी। आओ आओ शालिनी, बड़ी जल्दी आई हो तुम। तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरे यहाँ पे जितने भी नौकर हैं सुबह 4 बजे उठकर काम करने आ जाते हैं और एक तुम्हें देखो, रोज लेट आती हो। माफ़ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सुबह आँख ही जल्दी नहीं खुल पाती है। बाकी मैं कल से रोज़ टाइम पर आने की कोशिश किया करूँगी। बस आज मुझे आप माफ़ कर दीजिए, कल से मैं पक्का टाइम पर आऊँगी। इतना कहकर शालिनी अपना काम करने लग जाती है। सफाई करते करते शालिनी सोचती है कि हे भगवान, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। आज जाते हुए सेठ जी से पैसे लूँगी। इतना सोचते सोचते टाइम ही बीत जाता है और शाम को वह सेठ जी के पास जाके बोलती है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं काम करके उन पैसों को चुका दूँगी, बस अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। कहाँ से पैसे दे दूँ तुझे? इतना कम तो काम करती है, ऊपर से इतना लेट आती है, फिर तुझे अब पैसे भी चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जा 1-2 दिन बाद बात करियो। रात हो चली थी और ठंड की रात में तेज तेज हवाएं भी चलने लगी थी। ठंड अपना पूरा कहर ढा ही रही थी। अब वो शालिनी यही सोचती है कि मेरे सेठ ने तो पैसे नहीं दिए। हे भगवान, काश आज इनके सेठ ने इन्हें पैसे दे दिए हो ताकि आज का हमारा गुजारा हो सके। यहाँ राजू को भी इतनी तेज बुखार है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी लखन घर आता है। आपके जमींदार ने पैसे दिए हैं क्या? मेरे सेठ ने तो मना कर दिया पैसे देने से। अब हम कैसे दवाई लेके आएंगे राजू के लिए? इसकी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं शालिनी, मेरे जमींदार ने भी पैसे नहीं दिए। ये अमीर लोग क्या समझे कि हम गरीबों को 1-1 रुपए के लिए कितना ज़्यादा तरसना पड़ जाता है। आज मेरे पास पैसे होते तो हम भी सर्दियां आराम से बिता रहे होते। हमारे पास भी ओढ़ने के लिए कंबल होता, अच्छा खाने के लिए खाना होता और घर गर्म रखने के लिए लकड़ियां होती। तभी अचानक राजू उठकर कांपने लग जाता है और रोने लगता है। उसको ऐसे देखकर शालिनी घबरा जाती है और बोलती है, राजू क्या हुआ बेटा तुम्हें इतनी तेज बुखार कैसे हो गया है? मैंने तुम्हें दवाइयाँ दी थी खाने के लिए, फिर भी। सुनिए जी, आप जल्दी जाइए और वैद्य को बुला के लाइए। हाँ शालिनी, तुम इसका ध्यान रखो, मैं अभी जाकर वैद्य को बुला के लेके आता हूँ। तुम बस अपना और इसका ध्यान रखो अच्छे से। लखन तेज आंधी और बारिश से लड़ता हुआ वैद्य की घर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवा तेज होने की वजह से लखन को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था आगे और ना ही वो जल्दी भाग पा रहा था। इधर शालिनी की हालत भी खराब होती जा रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजू बेटे उठना। राजू, तुझे क्या हो गया? उस परिवार का दुर्भाग्य तो देखो। लखन जैसे तैसे वैद्य के घर पहुंच जाता है और वैद्य को आवाज़ लगाता है,
लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश वैद्य अपने घर पर नहीं होता, वह किसी काम से घर के बाहर गया हुआ होता है। तभी अचानक शालिनी के तेज चीखने की आवाज़ आती है। लखन सब कुछ भूलकर अपने घर की तरफ तेज भागता है और लखन वहां जाकर देखता है शालिनी फूट फूट कर रो रही थी और उसका बेटा मरा हुआ पड़ा था वहीं पे। ये देखकर तो मानो लखन के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उस भयानक रात में उन दोनों का इस तरह से रोना बहुत ही भयानक लग रहा था। अगली सुबह जैसे ही होती है, गांव वाले उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि घर के अंदर लखन, उसकी पत्नी शालिनी और उसके बेटे तीनों की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था तीनों ठंड से जम गए थे। इस सर्द भरी रात ने वापस से बलदेवपुर गांव के अंदर एक परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। महेश वहीं की एक छोटी सी कपड़े की कारखाने में काम किया करता था, लेकिन कंपनी में आग लग जाने की वजह से मालिक ने बहुत सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया था। उसमें से एक महेश भी था। महेश को काम से निकाल दिए जाने और घर में इतनी की वजह से वह बहुत परेशान होता है। एक दिन सभी जब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी कमला बोलती है, आज जो कुछ था मैंने उससे खाना बना दिया है, अब बस 1-2 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ना मुझे कहीं नौकरी मिल रही है, अभी तो घर का किराया भी देना है, ऐसे कैसे चलेगा। परेशान ना होइए पिताजी, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। फिर अगले दिन पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। प्यार से सभी लोग उसे मौसी बुलाते थे। वह अच्छे खासे पैसे वाले घर से थी और हमेशा ही दूसरों की मदद किया करती थी। मौसी घर जाती है। अरे कमला, कि महेश की नौकरी चली गई है। जी मौसी, अब मैं क्या बताऊं कि हमारे कितने बुरे हालात चल रहे हैं और हम कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोगों के जब तक हालात ठीक नहीं होते तुम मेरे गांव चले जाओ। वहाँ पे हमारा एक पुराना घर है जो सालों से बंद पड़ा है। बस वहाँ के ऊपर के मंजिल वाले कमरे को मत खोलना। दरअसल हमारा उसमें कुछ जरूरी सामान रखा है। और महेश की नौकरी की तुम चिंता मत करो। उस गांव में जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल से मेरी अच्छी जान पहचान है, तो मैं उसे वहाँ पे कोई ना कोई काम दिलवा दूंगी। और पिंकी और बबलू को भी तुम लोग वहीं पे पढ़ा लेना। मौसी की बात सुनकर कमला बोलती है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही महेश घर आता है, कमला महेश को मौसी की सारी बात बता देती है। कमला की बात सुनकर महेश को बहुत ही संतुष्ट होता है। अब वह सोचता है कि उसकी तो सारी मुसीबतें ही जैसे चमत्कार से हल हो गई हों। लेकिन महेश उस बात से अनजान था कि मुसीबतें तो उसका कहीं और ही इंतजार कर रही हैं। अरे वाह, हम कल सुबह जल्दी ही जरूरत का सामान लेकर यहाँ से चलेंगे। फिर वे लोग सुबह जल्दी उठकर सामान लेकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और किसी तरीके से वह शाम तक घर पहुंचते। पापा, ये घर तो बहुत सुंदर है, हमने तो आज तक कभी भी ऐसा घर नहीं देखा। कितने बड़े बड़े कमरे हैं यहाँ पे। हाँ बेटा पिंकी, घर तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मौसी की बात याद है ना कि ऊपर वाले मंजिल का कमरा नहीं खोलना है। बाकी यहाँ पे पीछे बगीचा भी है, तुम लोग उसमें जाकर खेल सकते हो, लेकिन अभी सो जाओ जाके दोनों। रात हो चली थी और अचानक पिंकी के कमरे में बहुत तेज किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। तभी पिंकी की उस शोर से आंख खुल जाती है और वो बैठ जाती। अचानक किसी के रोने की आवाज पीछे से आने लगती है और ऐसा लगता है कोई उसके कानों में कुछ बोल रहा है। उस आवाज को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी का अपने ऊपर से होश ही नहीं है। पिंकी उस आवाज के पीछे ऊपर चली जाती है और जोर जोर से दरवाजे को बैट से मारने लगती है। वह बहुत कोशिश कर रही थी उस दरवाजे को खोलने की, मानो जैसे उसका शरीर के ऊपर से होश ही गायब हो गए हो। इस तेज आवाज को सुनकर बबलू की आंख खुल जाती है। बबलू बिस्तर पर देखता है तो पिंकी वहां नहीं होती है। इसको देखकर बबलू डर जाता है और उठकर पिंकी को खोजने के लिए ऊपर चला जाता है।
वहां जाकर वह देखता है कि पिंकी लगातार उस दरवाजे पर बैट से मार रही थी। उसे ऐसा देखकर समझ नहीं आता। दीदी क्या कर रही हो ये तुम इतनी रात को? और माँ ने तो मना किया था ना इस कमरे को खोलने से। पापा ने भी तो बताया था। तुम ये सब क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। पिंकी पे तो मानो भूत ही सवार हो रखा था। उसे बबलू की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस लगातार बैट से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो भूतिया दरवाज़ा खुल ही जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, पिंकी होश में आ जाती है। बबलू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और माँ ने तो दरवाज़ा खोलने से मना किया था। तुम ये क्या बोल रही हो दीदी? मैंने अभी देखा है, बैट से मार मार कर तुमने ये दरवाज़ा खोला है। इससे पहले माँ को पता चले चुपचाप इसे बंद कर देते हैं और जाकर नीचे सो जाते हैं। चलो जल्दी से मेरे साथ नीचे। बबलू जो कुछ भी बोल रहा था, पिंकी को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो बस इतना याद था कि वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो यहाँ पे कब आई, कैसे आई और उसने क्या किया, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन माँ की डर से वह जाके दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह महेश प्रिंसिपल के पास बात करने के लिए जाता है और इधर कमला भी महेश को काम पर भेजकर घर की सफाई करने लग जाती है। घर साफ हो जाता है, इसीलिए कमला बाहर बागीचे की सफाई के लिए चली जाती है। बगीचे में एक पेड़ के नीचे पिंकी बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। कमला जब पिंकी को रोता हुआ देखती है, उसे समझ नहीं आता कि पिंकी आखिरकार इस पेड़ के नीचे क्यों रो रही है। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसने पिंकी को आवाज़ मारा, ऐसे क्यों रो रही हो पिंकी तुम? क्या हो गया है तुम्हें? बबलू से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? तभी अचानक से पिंकी अपनी आंखें खोलती है और घूर के कमला को देखती है। कमला उसकी आंख देखकर डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। सही से खड़ी हो। कमला की तेज आवाज़ सुनकर पिंकी वापस अपने होश में आ जाती है और खड़ी हो जाती है। कमला समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अभी कल तक तो पिंकी एकदम ठीक थी, अचानक से पिंकी को ये कहां से होने लग गया है। वह पिंकी को सुलाकर वहीं बैठी होती है। शाम को जैसे ही महेश घर वापस आता है, कमला आज पिंकी से हुई जितनी भी बात होती है महेश को बता देती है। महेश समझ जाता है कि पिंकी के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। वे दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक बबलू के चिल्लाने की आवाज आती है। बबलू की आवाज सुनकर दोनों कमरे में जाते हैं तो बबलू एक कोने में रो रहा होता है। क्या बात है बबलू, तुम बेटा इस तरीके से क्यों रो रहे हो? और पिंकी कहाँ है? अभी तो तुम्हें उसी के पास बिठाया था हमने। महेश की बात सुनकर बबलू अलमारी की तरफ इशारा करता है और वे लोग अलमारी पर जो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अलमारी पर पिंकी अब पूरी तरीके से एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और हाथ में चाकू लेकर भयानक तरीके से तीनों को घूर रही थी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। इसने तो मेरी बेटी का ही शरीर ले लिया है। ए चुड़ैल, मेरी बेटी को वापस कर दे। कमला चुड़ैल को बातों में उलझाती है और महेश पीछे के दरवाजे से भागता हुआ तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह तांत्रिक को सारी बात बताता है कि कैसे चुड़ैल ने उसकी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। देखो महेश, मैं समझ रहा हूँ जो तुम बता रहे हो, लेकिन ये चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं है। ये सालों से एक कमरे में बंद थी। तुम्हारी बेटी ने जाकर इसके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया है। इसकी वजह से ये चुड़ैल उसके शरीर में घुस गई है। इसको भगाने के लिए हमें आज रात ही पूजा करनी होगी, लेकिन ये पूजा मैं अकेले नहीं कर सकता, तो मैं अपने साथ एक पंडित को और बुलाकर लाता हूँ। तुम घर चलो, तब तक हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। आज अमावस की रात है। तांत्रिक और महापंडित दोनों मिलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते हैं, उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम होने लगती। वो चुड़ैल उस पर बैठ के अभी भी चिल्ला रही थी, लेकिन शक्तियाँ कम होने की वजह से वह नीचे आ जाती है और रोने लगती है। रोते हुए वह बोल रही थी कि अब भी वह शरीर को नहीं छोड़ेगी। पंडित लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं और चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म कर देते हैं। चुड़ैल वापस से पिंकी का शरीर छोड़ देती है। पिंकी अब भी रो रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद जब पूरा असर खत्म होता है, पिंकी बेहोश हो जाती है। तांत्रिक बाहर जाके महेश को सारी बात बता देता है
कि अब पिंकी के ऊपर किसी भी चुड़ैल का साया नहीं है। सालों से घर बंद होने की वजह से चुड़ैल का इस घर पर कब्जा हो गया था। तांत्रिक महेश को कहता है कि वह अपने घर में एक भगवान की मूर्ति रखे और उसकी रोज पूजा करे। महेश तांत्रिक की बात मानता है और अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करता है।